हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन में होता है मियोसिस की क्रिया मतलब अर्धसूत्री विभाजन होता है, वही आज पढ़ने वाले हैं। मियोसिस शब्द की खोज फार्मर और मूरे ने सन 1905 ईस्वी में की। जो मियोसिस शब्द है उसकी खोज फार्मर और मूरे ने 1905 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कोशिका विभाजन है। यह एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकेरियोटिक में लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है। ये जो होता है एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो यूकेरियोटिक, जिसमें मतलब बहुत से सेल पाए जाते हैं, उसमें लैंगिक के जनन के लिए आवश्यक होता है। आगे देखते हैं हम। चलिए, नर में गैमीट के निर्माण होते समय ब्रीसर में शुक्राणु के बनने लगते हैं, तब वो मियोसिस की क्रिया होती है। नहीं तो स्त्री में ये ओवरी के अंडाणु बनते समय मियोसिस की क्रिया होती है। अब देखते हैं प्लांट में मियोसिस की क्रिया कैसी होती है। जब पौधों में परागकण व भ्रूणपोष के निर्माण का समय होता है, जब वो पौधों में परागकण या भ्रूणपोष के निर्माण होता है, तब जाके मियोसिस की क्रिया होती है। ये युग्मनज में बीजाणु या स्पोर बनते समय मियोसिस की क्रिया होती है। ये जो मियोसिस की क्रिया होती है, इसमें विभाजित होने वाली कोशिका डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड द्विगुणित होती है। इस विभाजन के फलस्वरूप संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। जो पेरेंट कोशिका होती है उसमें उसकी अपेक्षा जो संतत कोशिका जो उत्पन्न होती है वो आधी रह जाती है उसकी कोशिका। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ये वाला, ये है पेरेंट सेल। अब इस मतलब ये मियोसिस किया है तो 2 सेल में बटा है ये। अब इसके बाद ये पेरेंट सेल हो गया, ये मियोसिस किया है तो ये 2 सेल में बट गया है। अब ये मतलब ये भी 2 सेल में बट गया। ऐसे ही मतलब ये मियोसिस की क्रिया होती है। ये जो मियोसिस होता है 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला होता है पूर्व अवस्था प्रोफेज, दूसरा होता है प्रथम मध्य अवस्था मेटाफेज फर्स्ट, और तीसरा होता है प्रथम पक्ष अवस्था एनाफेज फर्स्ट, चौथा होता है प्रथम अंत्य अवस्था टेलोफेज फर्स्ट। अब देखते हैं हम प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज क्या होता है? ये प्रोफेज जो होता है मियोसिस की सबसे अत्यधिक लंबी तथा महत्वपूर्ण ये अवस्था होती है। जो मियोसिस की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। सबसे पहला भी अवस्था होता है। अब इसमें देखते चलिए, ये प्रोफेज भी मतलब 5 प्रकार का होता है। पहला देखते हैं इसमें लेप्टोटेन। इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होता है। लेप्टोटेन में जो कोशिका विभाजन के लिए अभी तैयार होता है, ये मतलब कोशिका विभाजन के लिए ये तैयारी का काम करता है। गुणसूत्र पर क्रोमोसोम स्पष्ट होते हैं। क्रोमोसोम धागे खुलकर लंबे पतले धागे समान संरचना बनाते हैं और बाद में धीरे धीरे संघनित होते हैं। इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हीं गुणसूत्र को आधा नर और आधा मादा होता है। इन्हीं गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र कहा जाता है। जब आधा नर और आधा मादा पाया जाएगा तो उसमें समजात गुणसूत्र कहते हैं। ये जो लेप्टोटेन उसमें मतलब कोई खास गुणसूत्रों की मतलब ये दिशा नहीं होती, जैसे युग्मनज नहीं बनाते हैं, ये इधर से उधर रहते हैं। ये अभी तैयार होते हैं गुणसूत्र विभाजन के लिए, कोशिका विभाजन के लिए गुणसूत्र अभी तैयार होते हैं इस अवस्था में। चलते आगे देखते हैं। अब प्रोफेज का दूसरा देखते हैं, जाइगोटिन या सेनेप्टोटिन। इसमें गुणसूत्र एक दूसरे के निकट आकार के जोड़े बने होते हैं। इन्हें युगली गुणसूत्र कहा जाता है। ये और जोड़े बनने की प्रक्रिया को युग्मनज कहा जाता है। ये गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े के समान होते हैं, जैसे ये दिखाए गए हैं। ऐसे ही गुणसूत्र होते हैं, इसे युगली गुणसूत्र, और इस प्रक्रिया को युग्मन कहा जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसका अगला प्रोफेज का तीसरा देखते हैं, पैचिटिन। जो पैचिटिन होता है, युग्मित गुणसूत्र आपस में
और अधिक मजबूती से लिपटते जाते हैं। होमोमियर्स अत्यधिक स्पष्ट होते हैं। अब समझात जोड़ा अस्पष्ट 4 सूत्रों वाला या टेट्रावैलेंट दिखाई देता है, क्वाज़ामेटा बनता है। अब ये क्या है, ये जो टेढ़ा नाम है टेट्रावैलेंट क्या है, चार सूत्र क्या होता है, क्वाज़ामेटा क्या होता है, चलिए बताते हैं। ये जो है ये टेट्रावैलेंट, ये गुणसूत्र है, देखिए गुणसूत्र बना रहे हैं। ये मान लीजिए ये गुणसूत्र है, इसका ये केंद्रक है। अब ये 4 भागों में बटा है। एक ये इसकी जो तंतु है वो 4 भाग दिखाई दे रही है, 4 भाग, इसी को हम टेट्रावैलेंट कहते हैं। ये जो यहाँ पे ये जो जोड़ा बना रहा है, ये इसको हम क्वाज़मेटा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका चौथा भाग डिप्लोटिन, क्वाज़मेटा अत्यधिक स्पष्ट हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है। गुणसूत्र अपनी टेट्रावैलेंट स्थिति में अत्यंत स्पष्ट, छोटे व मोटे होते हैं। देखिए मतलब यहाँ पे जैसे ये क्रॉसिंग ओवर के लिए ये है इसका चित्र, ये जो है क्रॉसिंग ओवर के लिए ये मतलब ये इसका क्रॉसिंग ओवर होने लगता है। इस अवस्था में जो ये डिप्लोटिन है, इसमें ये क्रॉसिंग कर रहा है ना, ये क्रॉसिंग मतलब इसमें होने लगता है। ये क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, जब एक गुणसूत्र का टूटा भाग दूसरे गुणसूत्र के भाग से जुड़ता है, उसे क्रॉसिंग ओवर या विनिमय कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग हुआ है। अब आगे चलते इसका 5वां भाग डाइकाइनेसिस को देखते हैं। अब इस प्रवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट रूप में अलग अलग किंतु मैट्रिक्स के अंदर रहते हैं। इस समय तक केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो चुके होते हैं। गुणसूत्र टेट्रावैलेंट अवस्था में ही तर्कु के मध्य रेखा की ओर खिसकने लगता है। इसमें जो केंद्रक कला मतलब ये केंद्रक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है जो इसकी सुरक्षा प्रदान करता है, वो और यहाँ पे जो केंद्रिका होता है, केंद्रिका, वो दोनों नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ अगले में मतलब ये पीछे जो देखे हैं वो उसमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए इसमें केंद्रक कला जो है वो भी दिखाई दे रहा है, केंद्रिका भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस अवस्था में जो अगला है डाइकाइनेसिस, उसमें केंद्रक कला और केंद्रिका नहीं दिखाई देंगे। अब चलते हैं इसका अगला नेक्स्ट पोर्शन पे। प्रोफेज हो गया हमारा पूरा, अब मेटाफेज देखते हैं। टेट्रावैलेंट गुणसूत्र के मध्य रेखा व्यवस्थित हो जाती है और मध्यवस्था प्लेट बन जाती है। फाइब्रस गुणसूत्र के साथ से काइनेटोकोर पर जुड़ा होता है। टेट्रावैलेंट के दोनों गुणसूत्र के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। ये जो होता है इसके अंदर अब प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा, तभी मतलब ये कोशिका अलग होंगे सब। चलिए अब आगे देखते हैं इसका। चलिए अब अगला देखते हैं इसका। प्रथम पक्षावस्था एनाफेज को देखते हैं। प्रतिकर्षण के बढ़ने और फाइबर्स को सिकुड़ने के कारण टेट्रावैलेंट है टेट्रावैलेंट के दोनों बाइवैलेंट गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकने लगता है। इस समय तर्क मध्य में कुछ पिचक जाता है और दोनों ओर ध्रुवों की ओर खिसकने लगता है। ये जैसे दिखाई दे रहा है कि मतलब ये अब खूब ये जो तनाव आ रहा है यहाँ पे, इसी को मतलब ये खिसकने लग रहा है ये सब। अब अगला देखते हैं इसका प्रथम अंत्यावस्था टेलोफेज फर्स्ट को देखते हैं। टेलोफेज फर्स्ट क्या होता है, वायलेंट गुणसूत्र ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं तथा अब केंद्र कला, केंद्रिका इत्यादि स्पष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ओर ध्रुवों की एक मध्य
केंद्रक बन जाता है। वायलेंट गुणसूत्र ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं तथा अब केंद्रक कला केंद्रिका इत्यादि स्पष्ट होने लगते हैं। इस प्रकार दोनों ध्रुवों पर एक एक केंद्रक बन जाता है। अब जो दो पार्ट में डिवाइड होगा उस पर एक एक केंद्रक बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो कोशिका विभाजन होगा उसमें केंद्रक अब बनना स्टार्ट हो जाएगा टेलोफेज फर्स्ट में। अभी यहाँ तक मतलब कोशिका विभाजन पूरा समाप्त नहीं होता है। अब आगे देखते कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होगा। ये कोशिका विभाजन पूरा भी समाप्त नहीं हुआ। कोशिका द्रव्य का विभाजन प्राय मियोसिस प्रथम के पूर्ण होने पर नहीं होता। जैसे हम लोग मियोसिस फर्स्ट देख रहे थे, मियोसिस मतलब पूर्ण हो गया, लेकिन अब इसका दोनों केंद्रक मियोसिस ये द्वितीय अर्थात मिथोसिस की तैयारी करता है। अब मिथोसिस जब होगा उसके बाद से कोशिका विभाजन पूर्ण रूप से संपन्न होता है। तो वो अगले हम वीडियो में देखेंगे मिथोसिस कैसे होता है।